मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 12th की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने नर युग्मोद्भिद की संरचना व परिवर्धन को पढ़ा है। लास्ट डेवलपमेंट की बात चल रही थी, परिवर्धन की, और परिवर्धन में हम जब बात कर रहे थे तो हमने ये बात आपके साथ साझा की कि लघु बीजाणु जब परागकण से, या फिर मैं कह दूं कि परागकण या लघु बीजाणु जब स्फुटित होते हैं और स्फुटित होकर परागण दर्शाते हैं, उस परागण के समय जो एक नर युग्मोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया होती है, और नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया, या फिर मैं कह दूं नर युग्मोद्भिद के परिवर्तन की जो डेवलपमेंट की बात थी, वो डेवलपमेंट की बात हम कर रहे थे दो चरणों में लेकर। पहला जो चरण पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि परागण से पूर्व की अवस्था। पूर्व की अवस्था का मतलब पहले परागण होता है, उससे पहले क्या डेवलपमेंट होता है। दूसरा हमने ये पढ़ा था परागण के पश्चात की अवस्था। और जहां तक मुझे ज्ञात है कि हम परागण से पूर्व की अवस्था के बारे में बात कर रहे थे, मैंने ये बता दिया था लास्ट आपको कि लघु बीजाणु में परागण से पहले एक समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो केंद्रक बनते हैं। उन दोनों केंद्रकों की अगर बात करूं तो एक कायिक केंद्रक कहलाता है और दूसरा केंद्रक जो होता है वो जनन केंद्रक कहलाता है। ये दो चीजें हमने बात में ली थी। फिर मैंने ये बताया था कि धीरे धीरे इनके ओर क्या होता है, आवृत, इन केंद्रकों के ओर क्या हो जाता है, आवरण हो जाता है, और इस कारण ये दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कायिक केंद्रक एक कायिक कोशिका का रूप ले लेता है। क्या करता है? कायिक केंद्रक एक कायिक कोशिका का रूप ले लेता है। और जनन केंद्र क्या करता है भाई? जनन कोशिका का। ये दोनों इस प्रकार से निर्मित होती है। अब मैंने पहले भी आपको ये बात क्लियर की थी कि कायिक कोशिका होती है जो ऊपरी ओर होती है, जनरली जो ऊपर की ओर होती है वो कोशिका क्या कहलाती है? कायिक कोशिका। और नीचे की ओर जो होती है वो क्या कहलाती है? जनन कोशिका। कायिक कोशिका क्या होती है? आकार में जनरली किसके बड़ी होती है भाई? जनन कोशिका से क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। पूछ ले क्यों बड़ी होती है, तो इसके लिए अपने पास एक ऑथेंटिक जवाब है जो ये कहता है कि इसमें आरएनए एवं प्रोटीन जो होती है उसकी पर्याप्त मात्रा होती है, सफिशिएंट होती है, जो डेवलपमेंट के लिए यूज में आती है। यानी मैं कह सकूं कि जनन कोशिका की अपेक्षा इसमें जो मात्रा होती है वो क्या होती है? थोड़ी अधिक होती है। बात आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में कि डीएनए की मात्रा में दोनों में क्या डिफरेंस रहता है या फिर वेरिएशन क्या रहता है। तो डीएनए दोनों में इक्वल, लगभग इक्वल की बात होती है, जबकि आरएनए और प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो किस में ज़्यादा होती है भाई? कायिक सेल में। और कायिक सेल जो होती है, स्ट्रक्चर जो होती है वो काफ़ी जनन कोशिका की अपेक्षा क्या होती है? बड़ी होती है। हमने बात यहाँ तक कर ली थी। अब होता क्या है कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका का निर्माण तो हो गया, और हो कब रहा है? परागण से पहले हो रहा है। कब हो रहा है? परागण से पहले हो रहा है। फिर क्या होता है कि जब इन दोनों कोशिकाओं का निर्माण होता है तो कायिक कोशिका तो क्या होती है कि परागकण की जो भित्ति होती है उससे पृथक हो जाती है। देखिए मैंने पहले भी स्ट्रक्चर आपके साथ साझा की थी और मैं फिर वापस स्ट्रक्चर आपके परागकण की कर रहा हूँ साझा। मान लीजिएगा ये किस प्रकार की गोल संरचना है और आपको परागकण मानना है इसको। इस परागकण में दो प्रकार की, मैं कह दूं, कोशिका निर्मित होती है। फर्स्ट जो कोशिका होती है वो होती है आपकी ये कायिक कोशिका है। सपोज कीजिएगा
क्लियर है। और सेकंड जो कोशिका आपके यहां पर निर्मित हो रही है वो क्या होती है, प्रारंभिक स्टेज में, प्राइमरी अवस्था में क्या होती है, इस परागकण की भित्ति से जुड़ी रहती है। क्या होती है, परागकण की भित्ति से क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। मैं हल्का सा डायग्राम आपके सामने रोक कर रहा हूं। हो सकता है कि आपके जितना ये डायग्राम सुंदर नहीं हो, लेकिन हल्की सी कोशिश की है। मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या होती है, बाह्य त्वचा है। अब इनके बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। ये क्या है भाई, केंद्रक है। और इस कोशिका का भी ये क्या है, केंद्रक है। क्लियर है ये बात। और इसके साथ साथ मैं अगर यहां पर दर्शाऊं आपको, तो मान लीजिएगा यहां पर ये क्या है, जनन छिद्र है। वैसे मैंने पहले भी आपको क्लियर कर दिया कि द्विबीजपत्री पादपों के परागकण में जनन छिद्रों की संख्या 3 होती है, जबकि एक बीजपत्री पादपों में जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है, 1 होती। ये बातें आपको पहले भी मैंने क्लियर करवा दी। अगर इनके नाम को डिफाइन करूं तो ये क्या होती है, बाह्य चोल होती है, आउटर बाह्य चोल। क्लियर है। ये क्या है, आपकी कायिक कोशिका है। क्या है, कायिक कोशिका। और ये क्या है, जनन कोशिका। क्लियर है। साथ ही साथ अगर बात करूं तो ये कौन सी भाग है, अंत्यचोल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, अंत्यचोल को। अब इसके चारों ओर अगर परत है तो वो पोलन किट को दर्शाएगी। ये चीज आपके दिमाग में है और आपको ज्ञात भी है। होता क्या है कि प्रारंभ में तो जनन कोशिका परागकण की अंत्यचोल से संयोजित रहती है, जुड़ी हुई रहती है। लेकिन परागण के समय परागकण से अलग हो जाती है। परागकण की भित्ति से कह दूं मैं, परागकण से नहीं, परागकण की भित्ति से क्या हो जाती है भाई, अलग हो जाती है। अब ये अलग होकर क्या करती है, ये मूव करती है। किसकी ओर करती है, कायिक कोशिका की ओर ये क्या करती है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अलग होकर कहां जाएगी, तो ये क्या करती है कि अलग होकर क्या करती है भाई, कि यहां पर है ये कोशिका। प्रारंभ में मैंने जो आपको डायग्राम में दिखाया है, ये यहाँ पर मैंने इसको अटैच दिखाया है। लेकिन ये फिर यहाँ से क्या होती है, पृथक होती है। और पृथक होकर कहाँ जाएगी, ये कायिक कोशिका की ओर क्या करती है, गमन करती है। तो अपन अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि पृथक होकर जनन कोशिका कायिक कोशिका की ओर गति करती है। उस समय ये मूसलाकार व हल्की चपटी संरचना के रूप में
प्रतीत होती है। मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि प्रारंभिक यानी जनरली जो स्टेज होती है जब कायिक कोशिका परागकण की जो अंतःचोल होती है उससे पृथक होती है, उस स्टेज की बात कर रहा हूं। उस समय ये जनन कोशिका क्या होती है, नीचे जुड़ी हुई रहती है, लेकिन परागकण जो परागण हो रहा है उससे ठीक पहले या परागण के समय कह दूं कि पराग भीति से क्या हो जाती है, वो अलग हो जाती है और अलग होकर कहाँ जाती है, जनन कोशिका कायिक कोशिका की ओर क्या करती है, मुंह करती है और उस समय ये मूसलाकार या फिर मैं कह दूं हल्की चपटी अवस्था के रूप में प्रतीत होती है। मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं काफ़ी देर से ये बात कर रहा हूँ कि कायिक कोशिका और जनन कोशिका, तो आपसे ये कभी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में या किसी रूप में प्रश्न के कायिक कोशिका और जनन कोशिका में अंतर बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपके साथ पूछा जा सकता है। तो मैं प्रत्येक कोशिका को डिटेल में लूँगा, आप इसमें कंपेरिजन ले सकते हैं। तो हेडिंग लगती है अपनी सबसे पहले कायिक कोशिका, क्या बनेगी, कायिक कोशिका। और कायिक कोशिका में अपन कह सकते हैं इसका जो आकार होता है वो बड़ा होता है। बात किसकी कर रहे हैं हम, कायिक कोशिका की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है भाई, बड़ा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर बनता है इसका आकार बड़ा। तो आपको याद रहे कि आकार बड़ा है तो केंद्र की आकृति भी क्या होगी भाई, बड़ी होगी। अगर आकार बड़ा है तो केंद्र की आकृति भी क्या होगी भाई, बड़ी होगी। क्लियर है। और इसके साथ साथ मैं ये कह सकता हूं कि केंद्रक का जो आकार होता है, केंद्रक का आकार अनियमित सा होता है, पूरा गोल भी नहीं होता है, अनियमित प्रतीत होता है। बात क्लियर हो रही होगी आपकी। हम बात क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन को। इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, किसकी अपेक्षा, जनन कोशिका, जो आपको डायग्राम में प्रतीत हो रही है। ये कैपिटल और ये क्या हो रही है, स्मॉल। केंद्रक जो होता है वो पूरा गोल ना होकर, मैंने डायग्राम में गोल की कोशिश की है, लेकिन इसकी अल्ट्रासाउंड स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें आपको पूरा गोल प्रतीत नहीं होता है। फिर बात करें अपन, केंद्र का आकार अनियमित प्रतीत होता है। तीसरे की बात करें तो इसमें क्या होता है, आरएनए। आरएनए में मैं बात कर दूं प्रोटीन, इसकी मात्रा क्या होती है, पर्याप्त होती है। पर्याप्त होती है, सफिशिएंट होती है। किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। इसमें थोड़ी कम होती है जबकि इसमें क्या होती है, अधिक होती है। ये बात क्लियर आ जानी चाहिए। क्लियर है। आगे की बात करूं, देखो दो तीन चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी कि आकार क्या होता है, बड़ा होता है, केंद्रक जो होता है वो अनियमित आकृति का होता है, और आरएनए और इसकी मात्रा अगर बात करूं तो पर्याप्त होती है। जबकि अगर बात करूं इसमें सेल ऑर्गन की यानी कोशिकांग, कोशिकांग सभी उपस्थित होते हैं, जो इसको रिक्वायर्ड है सभी उपस्थित होते हैं। सभी कोशिकांग क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और उनकी संख्या में निरंतर क्या होती है भाई, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। क्लियर हो गई होगी ये बातें। आकार क्या होता है, बड़ा होता है, केंद्रक अनियमित आकृति का प्रतीत होता है, आरएनए और जो प्रोटीन की मात्रा है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी अपेक्षा, जनन कोशिका की अपेक्षा। और फिर बात करूं रसधानियां यानी जो रिक्त स्थान है उसकी बात करूं तो रसधानियां होती है, वो क्या होती है, विलुप्त होने लगती है। रसधानी विलुप्त या विलोपित एक ही बात, विलुप्त होने लगती है या फिर हो जाती है।
क्लियर है? ये बातें थी जो आपकी किस में थी, कायिक कोशिका को लेकर थी, और मेरे हिसाब से कोई समस्याएं नहीं रहेगी इसमें। आगे की बात करता हूं तो लिख सकते हैं अपन कि जब परागकण या फिर मैं कह दूं अंकुरित होता है, जब परागकण अंकुरित होता है, कार्य पूछ ले कोई, कायिक कोशिका का क्या कार्य है, तो ये पॉइंट आपका बनता है, फंक्शन कह दूं मैं इसको, कार्य। जब परागकण क्या होता है, अंकुरित होता है, उस समय कायिक कोशिका पराग नलिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पराग नलिका का निर्माण करती है, ऐसा माना जाता है संभवतः। इसके बारे में एक ऑथेंटिक अभी नहीं कह सकता, लेकिन ज़्यादातर जो केस मिले हैं उसमें यही होता है, जिसमें पराग नलिका का निर्माण कायिक केंद्रक या कायिक कोशिका से ही माना जाता है। और बाद में क्या होती है, जब ये इसका अंकुरण होता है यानी पराग नलिका का निर्माण हो जाता है, उसमें उसके बाद में ये अंत में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है ये कोशिका। अंत में क्या हो जाती है, ये कोशिका नष्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये बातें क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर मैं आपके साथ रिपीट कर दूं कि इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, केंद्रक होता है, वो अनियमित आकृति का प्रतीत होता है, और आरएनए और प्रोटीन की मात्रा सफिशिएंट होती है उसमें, और कोशिकांश होते हैं जो सेल ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, और उनकी संख्या में निरंतर क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। फिर बात करूं पोर या फिर छिद्र या रसधानियों की, तो ये क्या होते हैं, विलुप्त तो होने लगते हैं या फिर न के बराबर माने जाते हैं। परागकण जब अंकुरित होता है उस समय ये क्या करते हैं, पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं, और इसका ऐसा माना गया है कि इसका निर्माण कौन करता है भाई, कायिक केंद्रक ही करता है, और अंत में ये क्या हो जाती है भाई, नष्ट हो जाती है। ये कार्य किसका है भाई, कायिक कोशिका। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी, मैं बात इस कोशिका की कर रहा हूं। फिर कौन सी बची अपने पास, जनन कोशिका। तो हेडिंग बनती है अपनी जनन कोशिका, हेडिंग बनेगी जनन कोशिका। हेडिंग लगा दीजिएगा जनन कोशिका। तो जनन कोशिका में क्या होता है, प्रारंभ में अगर इसकी बात करूं तो जो आकार होता है, दूसरी कोशिका की बात कर रहा हूं, दूसरी कोशिका क्या है, जनन कोशिका। क्या है दूसरी, जनन कोशिका। पहला पॉइंट अगर बात करूं तो इसका आकार, उसमें भी हमने आकार पढ़ा था, तो इसका आकार प्रारंभ में कब की बात कर रहा हूं, जब ये परागण होकर आता है। मैंने पहले भी बताया था कि चपटा हो जाता है, तो प्रारंभ में इसका आकार चपटा होता है, यानी मैं कह सकता हूं लेंस के आकार का होता है। कॉनकेव ये लेंस हमने पढ़े हैं, लेंस के कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, लेंस के समान होता है। प्रारंभ में इसका आकार क्या होता है, लेंस के समान होता है, लेकिन बाद में गोलाकार हो जाता है। फर्स्ट बात हमने इसकी की थी, और उसमें का आकार कैसा था भाई, मैं कह देता हूँ गोलाकार आकार था उसका, और वो काफ़ी बड़ी थी, जबकि ये उसकी अपेक्षा में क्या है भाई, छोटी है। उसके बाद बात करूँ तो ये लंबी या कर्मी रूपी आकार में होती है। और फिर बात करूँ कि इसमें जो कोशिका द्रव्य की मात्रा होती है, जो कोशिका द्रव्य की मात्रा होती है, यानी जनन कोशिका में कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है,
क्या होती है भाई, कम होती है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि प्रारंभ में इसका आकार लेंस के समान होता है और बाद में इसमें गोलाकार आकार यानी कर्मी के समान या चपटा कह सकता हूँ मैं। जनन कोशिका आकार में वो क्या होती है, उससे छोटी होती है, थोड़ा विशेष ध्यान देना। और जनन कोशिका में कोशिका द्रव्य की मात्रा भी क्या होती है भाई, कम होती है। आरएनए और प्रोटीन की मात्रा उसकी अपेक्षा इसमें क्या होती है, कम होती है। फिर बात करूं तो डीएनए की मात्रा, किसकी बात करूं, डीएनए की मात्रा। डीएनए की मात्रा लगभग कायिक कोशिका के समान होती है। किसके इक्वल होती है भाई, कायिक कोशिका के समान होती है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। फिर बात करूं अगले पॉइंट को लेकर तो आपके समझ में आ जाना चाहिए ये अगला पॉइंट। इसमें भी सारे कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। पीछे भी उसमें भी बात की थी मैंने कि जितने भी सेल ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, सभी कोशिकांग सेल ऑर्गन्स जो इतने रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। उसमें क्या थी, संख्या में वृद्धि करते हैं तो वृद्धि ये भी करते हैं और वृद्धि करते हैं। देखो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, जो मैं आपके साथ पहले भी बात कर चुका हूँ वही बातें हैं। घूम फिर कर उन्हीं चीज़ों पर आता है कि उसके आकार की कंपैरिजन में लें तो इसका भी आकार क्या होता है, उसका हल्का गोलाकार था तो इसका लेंस के समान चपटा प्रारंभ में होता है और फिर वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। केंद्रक उसमें अनियमित था और इसमें गोलाकार होता है, ज़्यादातर देखने को मिलता है। जनन कोशिका में कोशिका द्रव्य की मात्रा उसमें थोड़ी ज़्यादा थी और इसमें क्या होती है, कम होती है। डीएनए की मात्रा लगभग इक्वल होती है। कोशिकांग उसमें भी सारे उपस्थित थे, इसमें भी उपस्थित है सारे। आरएनए और प्रोटीन की मात्रा की बात करूं तो आरएनए और प्रोटीन की मात्रा इसमें तो क्या होती है, कम होती है। किसकी अपेक्षा कम होती है भाई, कायिक कोशिका की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ये बातें हैं जो जनन कोशिका से संबंधित है आपके, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्याएं आई होगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्राग नलिका के गमन में सहायक कोशिका, या फिर कहते हैं प्राग नलिका में नर युग्मकों के गमन में सहायक, तो याद रहे आपको जनन कोशिका की बात की जाती है। किसकी की जाती है, जनन कोशिका का। क्यों, क्योंकि इसका रूप जो होता है वो कर्मी रूपी होता है और इसको चलने में कोई समस्याएं डेवलप नहीं होती है। ऐसी कुछ बातें आपके साथ साझा की मैंने जनन कोशिका और कायिक कोशिका को लेकर, और दोनों में डिफरेंट भी बताया मैंने। और ये सारी बातें मैं जो कर रहा था वो किससे लेकर बात कर रहा था, प्रागण से पूर्व की अवस्था को लेकर। हम पढ़ क्या रहे हैं, नर युग्मोद्भिद के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नर युग्मोद्भिद के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और उसमें हमने ये पढ़ा है कि दो प्रकार की सेल्स का निर्माण होता है। पहली कौन सी थी आपके, कायिक, और दूसरी कौन सी थी आपकी, जनन कोशिका थी। अब बात करते हैं नर युग्मोद्भिद का निर्माण, या फिर मैं कह दूं नर युग्मक का निर्माण। हेडिंग क्या बनेगी, नर युग्मक का निर्माण। क्या हेडिंग है अपनी, नर युग्मक का निर्माण। और हम बात करेंगे नर युग्मक के निर्माण को लेकर। अब ये नर युग्मक का जो निर्माण है ना, ये क्या होता है, परागण के पश्चात होता है। ये क्या होता है, परागण के पश्चात होता है। अभी तक जो हमने बात की थी वो क्या थी, परागण से पूर्व थी, परागण से पूर्व थी। और ये जो प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, परागण के पश्चात या बाद की अवस्था, परागण के पश्चात की अवस्था। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, ये बातें आपको क्लियर है एकदम। हम बात क्या कर रहे हैं, युग्मक निर्माण की बात कर रहे हैं। और युग्मक निर्माण गैमिट कैसे बनता है उस चीज़ की बात कर रहे हैं। और ये परागण के पश्चात की अवस्था है। हम पहले पढ़ क्या रहे हैं, नर युग्मोद्भिद के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। नर युग्मोद्भिद के परिवर्तन की दो चरणों में बातें की जाती है। पहला जो चरण था वो क्या था,
परागण से पूर्व की अवस्था जो हमने पढ़ी है, जिसमें क्या होती है, दो सेल्स का निर्माण होता है, और वो दो सेल्स कौन सी है, एक वेगेटेटिव सेल और दूसरी कौन सी है, रिप्रोडक्टिव सेल होती है। अब बात कर रहे हैं परागकण के पश्चात की अवस्था। क्लियर है? तो हेडिंग लगा दी होगी आपने। तो बात आई यहां पर नर युग्मक का निर्माण। नर युग्मक का निर्माण जो होता है, पहला पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण जनन कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता भाई? जनन कोशिका के द्वारा होता है। क्योंकि पहली ही बात यह आपसे पूछी जा सकती है कि नर युग्मक का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो नर युग्मक का निर्माण किसके द्वारा होता है भाई? जनन कोशिका के द्वारा होता है। अब फिर बात, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है अपने पास कि कैसे होता है। तो अपन ये बात कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए कि नर युग्मक का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? परागण। अब देखो, दो चीजों में होता है, दो प्रकार से हो सकता है कि या तो ये क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण दो अवस्था में हो सकता है। कैसे होता है? आगे की सिचुएशन में अगर आपके साथ बात करूं तो ये जनन कोशिका, सपोज कीजिएगा ये जनन कोशिका है। इस जनन कोशिका में क्या होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन से ये जनन कोशिका दो केंद्रकों में बदलती है, और उन केंद्रकों के ऊपर कोई भित्ति निर्मित नहीं होती है। इस कारण ये क्या होती है, दो केंद्रक युक्त रचना होती है। भित्ति इसमें बनती नहीं है, इस कारण ये क्या होती है, दो केंद्रक युक्त होती है। और दोनों केंद्रकों को अपन क्या कहते हैं, नर केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर केंद्रक। और इन्हीं का ही नाम होता है नर युग्मक। और दोनों की अगर प्रकृति की बात करूं तो हैप्लॉइड प्रवृत्ति होती है, डिप्लॉइड नहीं होती, एक्स। क्या बात की मैंने, एक बार फिर समझ लीजिएगा। हमने बात की है कि जो जनन कोशिका थी उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन से दो केंद्रक बनते हैं, और उन दोनों केंद्रकों को ही अपन क्या कहते हैं, नर युग्मक को कहते हैं। अब बात आपके दिमाग में ये आएगी कि नर युग्मक, यानी मैं कह दूं दो जो केंद्रक बन रहे हैं ये कहाँ पर बनेंगे, ये कहाँ पर बनेंगे। तो देखो, दो बाई चांस डेवलप होता है। क्या होता है? पहला ये नोट लिखकर अपन कह सकते हैं कि कुछ पादपों में जनन कोशिका परागण से पूर्व समसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होती है, विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। फर्स्ट बात तो ये आती है, कुछ पादपों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन जो जनरल तौर पर बात की जाती है तो जनरल तौर में क्या होता है कि जब पराग कण का अंकुरण होता है, अंकुरण का मतलब परागण हुआ, परागण होकर वो कहाँ पर पहुंचा, वर्तिकाग्र पर पहुंचा, वर्तिका के अग्रभाग पर, और वहाँ पर उसको क्या मिली, नमी मिली, और नमी मिलते ही वो क्या हुआ, अंकुरित हुआ। अंकुरित हुआ तो उसने क्या निर्मित की, पोलन ट्यूब निर्मित की। और पोलन ट्यूब का निर्माण किसके द्वारा हुआ भाई, कायिक कोशिका के द्वारा। और पोलन ट्यूब का निर्माण होता है जनन छिद्र के माध्यम से होती हुई वो वर्तिकाग्र और वर्तिका से वो बीजांड में पहुंचती है। तो जब वो पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, जैसे मैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझा दूं, सपोज कीजिएगा कि ये एक जो आपके साथ डायग्राम मैंने किया था इसी को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये जो
ये एक नर युग्मोद्भिद की संरचना होती है। इस नर युग्मोद्भिद की संरचना में क्या रहता है कि ये जो जनन कोशिका मैंने यहाँ दर्शाई थी, ये जनन कोशिका क्या होती है, जो अभी मैं जनरल तौर पर होता है उसकी बात की हूँ, लेकिन कुछ पादपों में जो रहता है वो मैंने अभी आपके साथ ये लिख दिया है कि कुछ पादपों में परागण से पहले ही ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन जो सामान्य तौर पर होता है उनकी बात कर रहा हूँ कि ये जनन कोशिका यहाँ से क्या करती है, इसके अंदर गमन करती है। मैंने पहले भी बताया कि 3 जनन छिद्र होते हैं और तीनों जनन छिद्र में से किसी एक जनन छिद्र, ये भी देखो 2 पास पास में होते हैं और उनके माध्यम से ये बात होती है, लेकिन इतना डिटेल आपके नहीं है और मैं नहीं ज़्यादा इतनी बात कर रहा हूँ। तो ये देखो कि जनन छिद्र के माध्यम से ये कायिक जो कोशिका थी वो कायिक कोशिका क्या करती है भाई, इसका निर्माण करती है। ये कायिक कोशिका भी क्या हो जाती है, यहाँ से विलुप्त हो जाती है और ये आगे आकर कायिक केंद्रक होता है वो इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले। मान लीजिएगा ये इस प्रकार की कोई संरचना है, इसके अंदर विशेष प्रकार के प्रोटीन और ये भी भरे रहते हैं साथ में। एक विकसित या अंकुरित नर युग्मक जो होता है उसकी स्ट्रक्चर ये रहती है, जिसे अपन नर युग्मोद्भिद कहते हैं। क्लियर है ना। अब होता क्या है कि इसमें सबसे नीचे जो रहता है वो ही रहता है कायिक केंद्रक। अब ये कायिक केंद्रक कुछ पादपों में तो आधी दूरी तक आता है, उस समय ही विकृत हो जाता है। कुछ पादपों में बीजांड के अग्रभाग तक पहुंचता है और वहां पर पोलन ट्यूब को अंदर प्रवेश करवाने के समय ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जबकि जो हम दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं जनन कोशिका, ये जनन कोशिका क्या करती है, अंकुरण के समय कहाँ पर आती है, पोलन ट्यूब में आती है। या मान लीजिएगा यहाँ आई और ये यहाँ पर होकर क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। और समसूत्री विभाजन करती है तो कितने केंद्रकों का निर्माण करती है, 2 केंद्रकों का। ये इस प्रकार के 2 केंद्रक है। क्लियर है। ये दोनों केंद्रक यहाँ से क्या होते हैं, फ्रीडम होते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं। और दोनों केंद्रक क्या होते हैं, आगे पीछे इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। और ये दोनों केंद्र कहाँ पर प्रवेश करेंगे, बीजांड में। अब कैसे प्रवेश करेंगे ये बातें अपन बीजांड की स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। यहाँ तक आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हम बात क्या कर रहे हैं कि ये एक नर युग्मोद्भिद की संरचना है। इसको अपन कह सकते हैं पराग नलिका, जिसे इंग्लिश में कहें तो पोलन ट्यूब कहा जाता है। ये एक कायिक केंद्रक है। क्या है, कायिक केंद्रक। जहाँ पर हमने कायिक कोशिका लिखी थी, ये कायिक कोशिका यहाँ से समाप्त हो गई है और वो किस में डिवाइड हो गई भाई, कायिक केंद्रक के रूप में। और ये कायिक केंद्रक पराग नलिका को क्या बढ़ाता है, आगे की ओर बढ़ाता है। दूसरा जो है ये प्राथमिक नर युग्मक कह दूं या प्राथमिक नर युग्मक है, और ये है जो सेकेंडरी या फिर मैं कह दूं द्वितीयक नर युग्मक। तो मेरे हिसाब से ये बात आ गई होगी आपके समझ में। ये तो बाह्य चोल है ही, ये अंत्यचोल है, और इसके साथ साथ जो अंत मटेरियल था इसका वो है ही। और पोलन ट्यूब अगर बाहर की ओर, पोलन कीट अगर बाहर की ओर है तो वो रहेगा। और ये जो यहाँ से विकृतीकरण होती है तो यहाँ से भी ये नष्ट होकर किस में आ जाती है भाई, 2 केंद्रकों के रूप में आ जाती है। और यहाँ से ये दोनों केंद्रक आगे की ओर मूव होते हैं। ये तो जैसे ही बीजांड में प्रवेश करता है वहाँ पर नष्ट हो जाता है। प्रथम जो केंद्रक होता है नर युग्मक का, ये कहाँ पर जाता है भाई, अंड कोशिका से कनेक्ट होता है। और अंड कोशिका से कनेक्ट होकर X + X दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2X प्रकार का एम्ब्रियो बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, जो आगे कभी अपन बात फर्टिलाइजेशन को करेंगे उसमें बात करेंगे। और दूसरा जो आपका नर युग्मक है ये क्या करता है, द्वितीयक केंद्र कोशिका, पहले से ही उसमें 2 केंद्रक उपस्थित है। यानी मैं कह दूं कि X + X यानी 2X कोशिका तो ऑलरेडी है और उसके साथ ये X और ऐड होता है, यानी ये 3X प्रकार का क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूणपोष। ये बातें अपन बाद में करेंगे जब अपन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, युग्मकों के निर्माण की बात कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। कुछ पादपों में तो क्या होता है, परागण से पहले ही इस प्रकार की संरचना डेवलप हो जाती है। लेकिन दूसरी बात अपन लिख सकते हैं कि सामान्यतः या सामान्य, लिख लीजिएगा मुझे नहीं लिखना पड़े, कि सामान्य पादपों में परागकण के अंकुरण के बाद पराग नलिका में जनन कोशिका के द्वारा समसूत्री विभाजन के कारण 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। ये दोनों नर युग्मक
बीजांड में प्रवेश करके भ्रूण व भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। और ये आपके एक स्ट्रक्चर जो रहेगी वो क्या है, अंकुरित नर युग्मक की बात कर रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अंकुरित नर युग्मक की है। अब मेरे हिसाब से कोई आपके नर युग्मक में बात बाकी नहीं रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।